जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 में साइंस से संबंधित पूछे जा सकने वाले प्रश्न और उन सभी का विस्तृत विश्लेषण। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? आज का जो पहला प्रश्न है वो है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल है। मीन्स लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। और ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वो दोनों ऑर्डरलेस गैस होता है, मीन्स गंधहीन गैस होते हैं दोनों। इससे और भी तरह के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो है कि अगर एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो गंधहीन गैस होते हैं तो एलपीजी के लीक करने पर जो हमें गंध आता है वो किस चीज़ का आता है? तो एलपीजी के लीक करने पे जो गंध आता है वो आता है आपको इथाइल मरकैप्टेन के कारण। इथाइल मरकैप्टेन के कारण क्या आता है आपको? इसमें एक प्रकार का गंध आता है और ये एक सल्फर का यौगिक होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे एलपीजी में पूछा जाए तो इसका मुख्य घटक हो गया इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बट अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक गैस का घटक कौन कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है वो होता है मीथेन एंड इथेन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं देखी जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द मून? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, तारों का टिमटिमाना। देखिए, अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो है वो अर्थ के सरफेस पे हमें इसलिए टिमटिमाते हुए दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हो जाता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है आपको? तारे टिमटिमाते हुए दिखे जा सकते हैं अर्थ पे। क्यों? क्योंकि धरती का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट लेवल पे, अर्थ के डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेवल पे यहाँ पे क्या होता है, गैस जो होते हैं उनका अलग अलग तापमान पर अलग अलग घनत्व होता है, जिसके कारण यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। बट आपके मून पे या चंद्रमा पे जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वहाँ तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं आपको, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन होता है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो अपने मुख्य पाथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत, विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फेयर जो है वो आपका सबसे निचली लेयर होता है। अब देखिए, हम टोटल एटमॉस्फेयर में, अर्थ के टोटल एटमॉस्फेयर में जो आपको बांटा गया है वायुमंडल का लेयर, वो मुख्यतः कितना है? वो मुख्य है 5 लेयर। तो पहला लेयर जो है वो है आपका क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्षोभ मंडल पहला लेयर है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही आपका क्या होता है? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। और धरती का सतह, मान लीजिए ये धरती है, तो धरती के इधर ध्रुव की साइड में जो है 8 से 10 किलोमीटर, 8 to 10 किलोमीटर, और इक्वेटर के साइड में आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपका
18 to 20 किलोमीटर, मीन 0 किलोमीटर से 18 से 20 किलोमीटर तक जो फैला हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका क्षोभ मंडल में आता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका समताप मंडल। दूसरा जो लेयर है वो है आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पे समताप मंडल में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। समताप मंडल में जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पे तापमान सेम हो, तो यहाँ पे तापमान जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और धरती के लेयर से मीन्स कहाँ से आपका 18 to 20 किलोमीटर के बाद 38 to 50 किलोमीटर तक, मीन्स 38 to 50 किलोमीटर तक जो फैला हुआ एरिया है वो आपका समताप मंडल होता है। ठीक है, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या होता है, वो होता है मध्य मंडल। थर्ड जो होता है वो होता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल में क्या होता है, तो मध्य मंडल में जो उल्का पिंड जो जलते हैं इसी परत में जलते हैं, ये अप टू 80 किलोमीटर होता है, मीन्स 50 to 80 किलोमीटर तक। और इसका यहाँ इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो आपके उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं वो यहीं तक जल के समाप्त हो जाते हैं जब वो बाहरी अंतरिक्ष से धरती की तरफ प्रवेश करते हैं तब। अब देखिए चौथा जो लेयर है उसको बोलते हैं ताप मंडल। ताप मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे ताप मंडल में आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, मीन्स धरती से ऊपर ताप मंडल की तरफ बढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आइए, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, वो ये आपका रहता है 80 to 500 किलोमीटर तक। और जो पांचवा और अंतिम लेयर होता है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल जो होता है वो आपका होता है 500 to 1000 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें मुख्यतः हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। ठीक है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओनली इन एसी सर्किट्स। सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट्स पे ही आपका क्या करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। अगर आप ट्रांसफार्मर में डीसी करंट दे दीजिएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला डीसी करंट दीजिएगा तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो आपका काम करता है वो काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है लोहा जिस खनिज से बनता है वह है द मिनरल फ्रॉम विच आयरन इज मेड, मीन्स आयरन का ओर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। और इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसमें आपका 70% ऑफ आयरन रहता है। ठीक है, दूसरा अब देखिए क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6)। इससे क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये भी एक और है, इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Al2O3। और इससे भी क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इससे भी किया जाता है एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, लास्ट इसका जो ऑप्शन था वो है
कैल्कोपाइराइट जो होता है इसका जो फॉर्मूला है वो है CuFeS2, ठीक है। और इससे जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो होता है कॉपर और साथ में सल्फर भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया इन द ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाई। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस के द्वारा। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें लोगों को दूर की चीज़ें जो होती है वो साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जब दूर से कोई लाइट आता है तो जो लाइट को दूर से जो लाइट आ रहा है वो लाइट आपके रेटिना पर उसका इमेज नहीं बनता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये आपका धुंधला ऐसा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है? देखिए मायोपिया जब भी किसी आदमी को होगा तो उसका क्या होगा, उसके आँख में जो पावर होता है, पावर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आँख का पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब इसका आँख का पावर बढ़ गया तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निगेटिव पावर का कोई लेंस लगाना पड़ेगा। और निगेटिव पावर का जो लेंस होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है कॉनकेव लेंस या अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस इसको ठीक किया जा सकता है क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो होता है निगेटिव। तो देखिए ये जैसा आपको बताया गया था एक बार पहले भी वीडियो में कि अगर किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष या दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती है या उसको मायोपिया हो गया है, इसका मतलब हो गया है मेनली उसका रीज़न है क्या कि उसके आईबॉल का साइज बढ़ गया है। साइज ऑफ आईबॉल इंक्रीजेस, साइज ऑफ आईबॉल जो है वो आपका इंक्रीज कर गया है, जिसके कारण क्या होता है, अगर उसके आँख का आई बॉल जो होता है वो बढ़ जाता है तो उसका पावर ऑटोमेटिक जब क्या होता है वो भी बढ़ जाता है। तो हमको उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके पावर को कम करना पड़ेगा, इसीलिए हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज की एसआई इकाई है। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट। हर्ट्ज की एसआई इकाई, हर्ट्ज डैश की एसआई इकाई है या हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्या कि नंबर ऑफ फ्लैशेस पर सेकेंड, कि अगर कोई आपका रिपीटेड मोशन कर रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, मतलब ऐसे करके कोई मोशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 1 सेकेंड का टाइम लगा, तो 1 सेकेंड में जितना साइकिल ये कंप्लीट करेगा वो आपका क्या होगा? वही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है वो आपका ऐसा यूनिट जो ये आपका ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो आपका हो गया हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस्कोप। देखिए पेरिस्कोप आप स्कूल में भी देखे होंगे या कभी आप साइंस एग्जीबिशन में यूज़ भी किए होंगे। ये क्या होता है? ये आपका पेरिस्कोप जो होता है वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए कैसे बनाया जाता है इसको। मान लीजिए कि अगर ये एक पनडुब्बी है, इसको कुछ बाहर की चीज़ें को देखना है तो एक इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया जाता है कि एक आदमी यहाँ पे बैठ के देख रहा है, तो यहाँ से जो लाइट इंटर करती है यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट खाता है, लाइट आएगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट खाएगा और यहाँ पे भी एक मिरर लगा रहता है, तो यहाँ का रिफ्लेक्शन इस मिरर पे पड़ेगा और इस रिफ्लेक्शन ये आपका यहाँ पे आएगा
और यहाँ पे जो आदमी आंख लगा के देख रहा है उसको ये सारी चीज़ें दिखाई दे देगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसका एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द सेम द क्वांटिटी एज द एसआई यूनिट पास्कल्स मेजर? कौन सा यूनिट है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, टॉर। देखिए टॉर क्या होता है? टॉर जो होता है वो प्रेशर को ही नापता है। जैसे पास्कल जो होता है वो प्रेशर को नापता है, तो टॉर भी प्रेशर को ही नापता है। और 1 टॉर जो होता है वो आपका होता है 133.32 पास्कल, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपका होता है 760 टॉर के बराबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? ईईजी रिवील्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, दैट इज ईईजी से किस ऑर्गन का फंक्शन को मेजर किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। देखिए ईईजी जो होता है वो आपका होता है ईईजी का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम क्या करता है कि आपके मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो हो रहा है उसको ग्राफ करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को ग्राफ करता है, और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को जो ग्राफ करता है वही आपका ईईजी मशीन होता है। तो मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को देखने के लिए ही ईईजी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? हाउ लॉन्ग डू रेड ब्लड सेल्स लिव इन अ बॉडी? देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 120 डेज। 120 दिन तक जो होती है वो आपकी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो जीवित रहती है। अगर ये आपके एडल्ट में होता है, अगर बच्चों या शिशुओं का पूछा जाए, अगर आपसे शिशुओं का पूछा जाए कि शिशुओं में रेड ब्लड सेल्स का साइकिल या ये कितने दिनों तक जीवित रहती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 80 to 90 डेज। 80 to 90 डेज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि जो होता है हार्मोन का स्राव करने वाले सम स्थिति पर विनिमय करता है। मीन्स ये रेगुलेट करता है और भी जो आपके इंटरनल जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं उसको, और इसीलिए आपको पीयूष ग्रंथि जो होता है उसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काला अजार रोग किसके द्वारा फैलता है, या काला अजहर डिजीज स्प्रेड थ्रू होम? देखिए काला अजहर रोग जो होता है वो आपका फैलता है लिस्मानिया के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिस्मानिया। देखिए लिस्मानिया जो होता है इसको हम लोग एक तरह का पैरासिटिक डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक डिजीज। ठीक है, इसमें क्या देखिए काला अजहर में आंत जो होता है उसमें आपका एक पैरासिटिक आगे लग जाता है, और जिसके कारण वो आंत को एक परिजीवी होता है, मीन्स पैरासिटिक मीन्स परिजीवी होता है, आँख को क्या करता है वो खराब कर देता है, या उसमें आँत में छोटी आंत या बड़ी आंत को उसमें क्या करता है, उसमें आपका इन्फेक्शन ले आता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है काला अजहर जो होता है लिस्मानिया के कारण एक पैरासिटिक डिजीज होता है, मतलब दूसरे कोई कवक या ये जो होते हैं वो आपके लाके आंत में लग जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये आपका होता है। अब देखिए ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है आंत में या अस्थि में लगता है, दो तरह का आता है। ठीक है, अस्थि या आंत में लगता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं में संबंधित है या उसे कहा जाता है? व्हाट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द लाइफ एंड पॉसिबिलिटीज लाइफ बियॉन्ड द अर्थ?
मीन्स धरती से बाहर जो आपके जीव जंतु है या कुछ है उसके बारे में जो होता है, उसके बारे में जो पढ़ाई किया जाता है, वो साइंस की कौन सी शाखा होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी जो होता है इसका सही आंसर है। इसके साथ साथ और हम देख लेते हैं, देखिए एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं? एंटोमोलॉजी किस चीज़ का पढ़ाई है? इसको बोलते हैं कीट विज्ञान, कीट लोग के बारे में पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी में। ठीक है, और माइकोलॉजी जो होता है उसमें आपको पढ़ा जाता है स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने का यंत्र है, रक्तदाब को कौन नापता है? मीन्स किस डिवाइस से हम रक्तदाब को नाप सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। देखिए आममीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है? मीटर जो मेजर करता है वो आपका करेंट मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है वो आपका रेडिएंट हीट को मेजर करने का डिवाइस है, रेडिएंट हीट को मेजर करने का डिवाइस है। और एक और ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो आपका क्या करता है? वो आपका प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला एयर बैग में होता है क्या? मीन्स एयर बैग जो होता है उसमें क्या भरा होता है जिसके कारण वो फूल जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम अजाइड। एयर बैग में सोडियम अजाइड रहता है जो कि तुरंत रिएक्ट करके बड़े से बैग की तरफ फूल जाता है, और ड्राइवर या कार में अगर कोई हादसा होता है तो वो उसको क्या करता है, उसमें बैठे व्यक्तियों की जान को बचाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर इज मेड ऑफ विच मिक्सचर? इसका जो सही जवाब है वो है, गन पाउडर जो होता है वो आपका किस चीज़ से बनता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा तो ये आपका होता है CH4N2O। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, NH2CONH2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है? तो देखिए टिंचर आयोडीन जो होता है वो आपका होता है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का अल्कोहलिक सोल्यूशन को ही टिंचर आयोडीन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला, वो होता है CaCl2। ठीक है, तो चलिए आज जो 20 प्रश्न है, 20 के 20 प्रश्न को हमने हल कर लिया। आप अपने कैपेबिलिटी को चेक कीजिए और मेहनत करते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नीचे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, और आप अच्छे से तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करें और संडे को होने वाले फ्री मॉक टेस्ट में शामिल हो। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।